हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु आपके सामने फिर से आ चुका हूं। एक बड़ा ही प्यारा वीडियो, एक बड़ा ही प्यारा टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक जो जनरली स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, स्पेशली एसएससी एस्पिरेंट्स को जो स्टेट लेवल एग्जाम्स देते हैं, पुलिस के एग्जाम्स देते हैं, जितने डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं। एक बड़ा ही ऐसा उलझाने वाला टॉपिक जो आपको परेशान करके रख देता है। तो उस टॉपिक के अंदर आज मैं आपके सामने कुछ बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूं। भाई देखो, पढ़ लो क्या लिखा है यहाँ पे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष भर के एग्जाम्स में आता है भाई। चाहे वो आप अभी देखो, आपको बता दूं, अच्छी सी बात है, दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है आपको, वैकेंसीज आ गई हैं। तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए, या बात करें किसी भी स्टेट लेवल पुलिस के एग्जाम के लिए, बात करें किसी पीएससी एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीएससी हो गया, यूपीएससी सी सैट हो गया, बैंकिंग के मेंस में भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन इसके आते हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसका कंसेप्ट सीखना है। आज एक कंसेप्चुअल क्लास लेके आया हूँ जिसमें सिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। बहुत ज़्यादा रूल्स पे इस पर वैरी नहीं करते, यहाँ पे चीज़ों को बस समझना होता है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। भाई सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ठीक है। तो बस शुरू करते हैं अपनी कहानी के साथ। ये लीजिए, सबसे पहले व्हाट इज कंक्लूजन। बच्चों एक बात बताओ, कंक्लूजन क्या है? अगर आपसे मैं कहता हूं कि व्हाट इज कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है भाई? तो कंक्लूजन का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसके किसी भी निष्कर्ष तक आप पहुंच जाते हैं, किसी फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। एक ऐसी चीज जिसके फाइनल रिजल्ट तक आप पहुंच जाते हैं वो कहलाती है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। क्लियर? किसी भी चीज के बारे में अगर आप उसके फाइनल निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो वो जो चीज होती है ना, वो कंप्लीटली क्या कहलाती है? कंक्लूजन कहलाती है। तो याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न एग्जैक्टली मीनिंग, एग्जैक्टली डेफिनेशन ऑफ कंक्लूजन इज फाइनल रिजल्ट। तो करना कुछ नहीं है, एक पॉइंट, एक मुद्दा आपके सामने आएगा, याद रखिएगा उस मुद्दे को आपको 100% ट्रू मानना। याद रखना, किसी भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक में, चाहे वो बात अजम्पशन की हो, चाहे वो बात कोर्स ऑफ एक्शन की हो, चाहे बात कंक्लूजन की हो, निष्कर्ष जैसे कहते हैं, यहां पर ना आपके सामने कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब समझ रहे हो, कुछ भी आ जाए, आपको कथन को 100% सही मानना है। कथन अगर आपका सही है तो रिजल्ट भी आपका सही माना जाएगा। क्लियर है? रिजल्ट उसी कथन के रिस्पेक्ट में लेके चलना। और इंपॉर्टेंट बात, एक रूल तो हमेशा याद रखना कि कथन के अगर रिलेट करता हुआ कंक्लूजन है, कथन से, स्टेटमेंट से रिलेट करता कंक्लूजन है, तो वो कंक्लूजन भाई साहब हमेशा सही होता है। सही मतलब आप ये मान के चलो कि ये सही इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि आप इसको आगे चेक कर सकते हो। सही का मतलब करेक्ट मत लगा देना, जो बात मुद्दे की ऊपर है उसी मुद्दे पर नीचे बात की गई है तो आप उस कंक्लूजन को कंटिन्यू करेंगे, मतलब पढ़ेंगे, समझेंगे। ऊपर का मुद्दा फुटबॉल मैच का है और नीचे हमारी भारतीय कह सकते हैं कि राजनीति के बारे में बात हो रही है, तो गलत होगा। मुद्दा भटकना नहीं चाहिए, जिस मुद्दे पे बात है उसी पे बात करेंगे। कुछ ऑप्शंस होते हैं बेटा, ऑप्शन जो आपके एग्जाम में रहेंगे उसी ऑप्शन के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देना है। ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, ईदर वन और टू, सिंपल ऑप्शन रहते हैं। बस ध्यान रखना, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? फाइनल रिजल्ट। शुरू करें क्वेश्चन, देखो आराम से बनेगा। और यहाँ पे कभी कभी तो चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको देखते ही चीज़ें समझ में आएंगी। देखो मेरे क्या, हमने आपके क्वेश्चन में आपको दे चुका हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा अपने आप को साइड करूंगा ताकि आप क्वेश्चन देख पाएं। जरा पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसको आराम से पढ़िए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। अगर आप एग्जाम में बैठे होते और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया होता तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे भाई? In a one-day cricket match, the total runs made by a team were 200. भाई किसी टीम ने 200 रन बना दिए। Out of these 160 runs were made by spinners. भैया लो, 200 रन किसी टीम ने बना दिया, लेकिन इस 200 रन में 160 रन तो हमारे स्पिनर्स ने बना दिया। 160 रन हमारे स्पिनर्स ने बना दिया। जरा सोचिएगा, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे, जिनमें से 160 रन स्पिनर्स द्वारा बनाए गए। तो ये बात बिल्कुल सत्य मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये बात 100% क्या मानी जाएगी बच्चों?
सही मानी जाएगी, 100% क्या मानी जाएगी, ट्रू। ये बात बिल्कुल सही मानी जाएगी। अब जरा सोचो, ये हमारा क्या है, एक प्रश्न है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो सकता है भाई। अगर 60% 160 जो रन है वो स्पिनर्स ने बनाए हैं, तो उसमें तुम क्या क्या सोचोगे, क्या सोचोगे। जरा पहली बात देखो यहाँ पे कि टीम के 80% यहाँ पे क्या था, स्पिनर शामिल थे इस टीम में। देखो ना, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। याद रखना, कोई भी बात यहां 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कही जा सकती। अगर 100% कंफर्मेशन के साथ कोई बात कही जाती, 100% अगर उन्होंने दावा कर दिया कि भैया 80% स्पिनर ही थे, तो ये दावा ही गलत है। ये आप कैसे कह सकते हो भैया 80% स्पिनर ही थे। और यहाँ पे बोला गया ओपन बल्लेबाज जो स्पिनर है, तो भाई ओपन बल्लेबाज का तो स्टेटमेंट में जिक्र है ही नहीं, कहीं कोई हिंट नहीं दिया गया। और तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो, यहाँ अजम्पशन नहीं लगाना, पूर्व धारणा नहीं करना, यहाँ पे दी गई बात को कंक्लूड करना। 160 रन स्पिनर्स ने बनाए थे। अब उस स्पिनर्स में कौन थे वो स्पिनर, मतलब कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तो जो चीज़ क्लियर नहीं है उसका आंसर नहीं दे सकते। तो आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, नीदर वन नॉट टू। ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। गेटिंग माई पॉइंट। कैसे करना है, किस तरह करना है, किस लेवल पे करना है, समझ में आ रही बात, बिल्कुल। चलिए अब अगर बात करें नेक्स्ट की, ये लो भाई अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला पढ़ो जरा। ये जो चीज आपके सामने दी गई है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किन्हीं न किन्हीं एग्जामों में पूछे गए हैं, और यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं इनको बताते हैं, संभालते हैं, सॉल्व करते हैं। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुराने आदेश ने उपज स्थान को बदलकर नया कर दिया है। यहां पे आदेश वर्ड, यहां पे एक्चुअली गलत बोलूंगा मैं, आदेश वर्ड नहीं यहां पे बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां पे मतलब कहना ये चाह रहा है एग्जामिनर कि जो पुरानी जगह थी वहां पे अब हमने क्या किया, उसकी जगह पे नई चीज वहां पे क्या करना, उगाना शुरू कर दिया। ये कहना चाह रहे हैं एग्जामिनर एक्चुअली आपके सामने, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को जरा समझो। पहला कहता, मतलब एक तरह से यहां पे ये कह सकते हैं आप कि जो जगह पुरानी थी उस पुरानी जगह को किसी दूसरे ने क्या कर दिया, एक्वायर कर लिया। और जो मतलब कहने का जगह मतलब ये है कि एक जगह थी, उस जगह को हम दूसरी जगह में क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिए, और जो पिछली वाली जगह थी उसकी जगह पे कोई और आ गया। तो यहां पर अगर हम बात करें इससे, यहां पर ध्यान रखना, पुराने आदेश ने उपज स्थान को बदलकर नया कर दिया है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहले खेतों में अक्सर देखा जाता है कि किसान कभी भी एक ही ज़मीन पर बार बार एक ही फसल उगाने की कोशिश नहीं करता, फसल चेंज करता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली कहने का मतलब यहाँ था। जरा यहाँ पढ़ते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये बात तो भाई साहब ये 100% यूनिवर्सल ट्रू बात है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है ही है। आपको परिवर्तन अगर नहीं करते हैं तो हालात आपके जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि चीज़ें आपको बदलनी नहीं पड़ती। अगर आप प्रकृति के हिसाब से परिवर्तित नहीं होते तो प्रकृति बदल देती है। वही बात यहाँ कहना चाह रहा भाई। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि आज यहाँ पर कुछ और तो कल यहाँ पे कुछ और। अगर इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम क्या पता क्या सही क्या गलत है उसकी परख को सीखते हुए ग्रो करेंगे। तो भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ये बात बिल्कुल सही है। और पुराने विचारों को त्यागे, क्योंकि वो पुराने, ये तो कुछ बात ही नहीं समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों कहना चाह रहा है, इसका तो कोई सेंस ही नहीं समझ में आ रहा, लिंक नहीं क्लियर हो रहा, ठीक है। यहां पर पुराने विचारों की बात कोई की नहीं गई है, तो आंसर आप डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू था, लेकिन इंग्लिश में पिक्चर बड़ी क्लियर थी, तो इसका आंसर निकल के आ गया। और एग्जाम में क्वेश्चन आपको देते ही इसी तरीके से हैं कि आपको समझ में आए और आप उसका एक्सप्लेन कर पाए। लो भाई जरा यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जरा पकड़ो इसको आराम से। मैं थोड़ा सा इस साइड हट जा रहा हूँ भाई, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको ध्यान दे रहा हूं, बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार ने इन संस्थाओं के निर्देशकों के रूप में नौकरशाहों की नियुक्ति कर कर कई शीर्ष रैंकिंग वित्तीय संस्थानों को खराब कर दिया। Government has spoiled many top-ranking financial institutions by appointing bureaucrats as a director of the institution.
भाई लो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि सरकार ने कई सारी ऐसे संस्थान थी जो प्राइवेट सेक्टर या जिस लेवल पे बात करें काम कर रही थी, उनमें क्या किया, नौकरशाहों यानी कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं उनकी नियुक्ति कर दी एज अ डायरेक्टर। और इसका ऐसा करने का इंटेंशन क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनियां थी टॉप, वो स्पॉइल्ड हो गई, वो नष्ट हो गई। अब इस पर क्या बात बोली गई यहाँ पे, नंबर 1 पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट should appoint directors of the financial institution taking into consideration the expertise of the person in the area of finance। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम किसी दूसरी कंपनी को स्पॉइल करना चाहते हैं तो हमारी जो कह सकते शुरुआत है, तरीका है, वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। सरकार को वित्त के क्षेत्र में व्यक्ति की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों में निर्देशकों की नियुक्ति करनी चाहिए। भाई साहब, करनी चाहिए मतलब करा ही है, तभी तो यहाँ पे ऐसा हुआ है। अब जरा सोचो, किसी कंपनी में कोई अगर एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो पहली बात तो ऐसी तो आ नहीं जाएगा, उसके पीछे ऑब्वियस सी बात है कंपनी का मोटो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, गवर्नमेंट का मोटो है कि दूसरी फाइनेंशियल कंपनी को उखाड़ के फेंक दो, कुछ ऐसा करो। यहाँ पर ऐसा क्या वो करें, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को टॉप क्वालिटी के बिठाया जिनके पास दिमाग ही दिमाग था। तो अब उन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो उसका रिजल्ट निकला कि कंपनी ग्रो करना शुरू कर दी। भाई फाइनेंशियल वे में अगर बात करें तो पहला तो बिल्कुल सही था, हाँ जी ऐसा किया गया, तभी तो ऐसा था। वो सामने जो बैठे हैं वो ऑब्वियस सी बात है वो मास्टर होंगे उस फील्ड के, फाइनेंस के, तभी तो इस चीज़ों में अगर आगे लेके जाएंगे कंपनी को। ठीक है। दूसरा, द डायरेक्टर ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड हैव एक्सपर्टाइज commensurate with the financial work carried out by the institution। भाई ये बात भी तो सही है कि वित्तीय संस्थान के निर्देशक के पास संस्थान द्वारा किए गए वित्तीय कार्य के अनुरूप विशेषज्ञता होनी चाहिए। भाई विशेषज्ञता होगी तभी तो वो क्या करेंगे भाई, रिजल्ट तभी तो देंगे ना इसका। अगर वित्तीय संस्थाओं को खराब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो जाहिर सी बात है क्यों कर दिया है भाई कि यहाँ पर ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को बिठाया है जो मास्टर्स थे, दिमाग वाले थे, जिन्होंने दिमाग लगाया, उसका रिजल्ट देखो निकल के आ गया। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बातें सही हैं। इस प्रॉपर कथन को निष्कर्ष रूप में बदल के आ रही हैं कि ऐसा स्पॉइल होने का कारण था कि गवर्नमेंट ने उनको रखा जिसके पास प्रॉपर क्वालिटी थी। किस चीज़ की प्रॉपर क्वालिटी थी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस को टॉप पे ले जाने की, उनका एक्सपीरियंस, उनकी पढ़ाई, शायद इसलिए वहां पे रखा। भाई ध्यान रखना, अगर गूगल ने सुंदर पिचाई जी को वहां पे रखा है तो उसके पीछे गूगल का स्वार्थ है। इनके पास दिमाग है, यूटिलाइज कर रहे हैं, उनको पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। भाई अब गूगल पे आ गए, क्यों बाकी सारे सर्च इंजन अभी भी पीछे हैं, गूगल सबसे टॉप पे चलता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्चेज वहीं से लिए जाते हैं। कारण है ना, उसमें जो कमियां थी उनको सुधारा, क्योंकि वो उस पर एक्सपीरियंस थे, दिमाग है, लगा रहे हैं तो ग्रो कर रही कंपनी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई एग्जामिनर, ये देखो जरा, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं। बहुत प्यार से क्वेश्चन को समझना बेटा, ये है लॉजिकल रीजनिंग, और अगर लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, चलिए क्या बोला गया, पॉपुलेशन इंक्रीजेस coupled with the depleting resources is going to be the scenario of many developing countries in days to come। देखो भाई, घटते संसाधनों के साथ जनसंख्या वृद्धि आने वाले दिनों में कई विकासशील देशों की स्थिति बनने जा रही। भाई होने जा रहा है ये कि बहुत सारे जनसंख्या वृद्धि हो रही, कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। लोग आ रहे हैं, संसाधन कम हो रहे हैं, संसाधन का भाई लोग आएंगे ज़्यादा तो उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए, चीज़ें मिल नहीं पा रही हैं, जिससे कई दिनों में, यहाँ पे क्या बोला गया, आने वाले दिन में कई विकासशील देशों की स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही, बिगड़ने वाली कह सकते हैं। यहाँ पे बनने मतलब वही बात है कि कई देश जो हैं वो विकासशील जो हैं वो होते चले जाएंगे, मतलब उनको डेवलपिंग करने में बहुत दिक्कत होगी। यहाँ पे वही बात बोलेगी ना, पॉपुलेशन इंक्रीजेस कपल्ड विद डिप्लेटिंग रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ मैनी डेवलपिंग कंट्री इन 8 days to come। मतलब क्या होगा कि जो विकसित देश हैं वो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, विकासशील देशों में कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ती है
जाहिर सी बात है लोग ज़्यादा होंगे। अगर एक घर में 5 लोग हैं, सॉरी एक घर में अगर 3 लोग हैं तो बहुत ही प्यार से रहेंगे, कमरे में जगह भी रहेगी, प्रॉपर वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, प्रॉपर वो खा पी पाएंगे, प्रॉपर उनको सारी डाइट्स मिल पाएंगी, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन अगर उसी परिवार में अगर 20 लोग आ जाते हैं तो ज़रा सोचो, कमाने वाला अगर एक है तो हालात कैसे बिगड़ेंगे। और ये बड़ा कारण है कि आज के समय, पहले टाइम में अगर आपको याद हो, आपके पापा दादाजी के समय में लोग क्या करते थे, कंबाइंड फैमिलीज़ में रहते, लेकिन अब फैमिलीज़ अलग हो जा रही, भाई भाई के साथ नहीं रह रहा है। अच्छा, इसमें ऐसा इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या महंगाई इतनी बढ़ गई भाई, कैसे लोग मैनेज कर पाएंगे एक छोटी सी सैलरीज़ में। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो इसका मतलब ये निकल के आ जाता है भाई, इसका मतलब ये निकल के आ जाता है कि स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। बड़ा कारण यहाँ पे ये संसाधनों की कमी और जनसंख्या वृद्धि। भाई देखो जरा इसमें क्या आगे बोला गया, तो नेक्स्ट फर्स्ट बोला गया विकासशील देशों की जनसंख्या भविष्य में बढ़ती नहीं रहेगी। ये तो कोई मतलब इससे तो आप इससे वाक्य ही नहीं रखेंगे कि क्या कहना चाह रहा। ऊपर का मुद्दा कुछ और है, नीचे बात ये कह रहे हैं कि विकासशील जो देश हैं इनकी जनसंख्या भविष्य में नहीं बढ़ेगी। ये तो लॉजिक ही, सेंस ही गलत हो रहा है बेटा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप अग्री करेंगे, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। अच्छा सेकंड देखो जरा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू प्रोवाइड इट्स पीपल डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है भाई, बात उसी चीज़ की तो की गई है भाई। अगर जनसंख्या वृद्धि बढ़ती चली गई, जनसंख्या वृद्धि होती चली गई, तो जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होगी, क्या वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ दे पाएगी? नहीं दे पाएगी भाई। उत्तर प्रदेश बिहार ये 2 राज्य ऐसे हैं, शायद इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने राज्य में वो प्रॉपर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनको जाना पड़ रहा है निकल के दूसरे राज्यों में, वहाँ जॉब कर रहे हैं, मुंबई हो गया, दूसरे शहरों में जा रहे हैं बेचारे, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ सोर्सेस कम हैं। भाई सरकार भी कहाँ से प्रोवाइड करे, सोर्सेस कम है तो लोग पलायन करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि विकासशील देशों की जो सरकार है ना, अपने लोगों के लिए सभ्य जीवन स्तर प्रदान करना उनके लिए बड़ा कठिन होगा अगर ये बात जनसंख्या वृद्धि की ना रुकी तो। ठीक है, तो आंसर क्या लगाओगे इसका? ओनली बी, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि भाई आपने इसको बना दिया। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आपके बिल्कुल मिल जाता है। पढ़ो जरा क्वेश्चन को, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ो। ठीक है, चलो क्या बोला गया क्वेश्चन को जरा समझो, पर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में पढ़ लेते हैं। कि प्राइम एज स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन इन अर्बन इंडिया हैव नाउ बिकम अवेड as well as more regular viewer of televisions even in households without a TV. As a result, there has been an alarming decline in the extent of रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स। बड़ी अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है, ज़रा एक बार हिंदी में देख लेते हैं भाई। कि शहरी भारत में, अर्बन एरियाज़ की बात हो रही है इंडिया के, प्राथमिक स्कूल जाने वाले बच्चे अब टीवी के बिना घरों में भी टीवी देखने के शौकीन और नियमित दर्शक बन के, ध्यान से सुनना, टीवी के बिना घरों में भी टीवी देखने के शौकीन और नियमित दर्शक, ध्यान रखिएगा, नियमित दर्शक बन गए हैं। इसका रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है। चिंताजनक गिरावट आई भैया। लोग अब धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्विच कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। इसका मतलब ये निकल के आता है कि लोग अब टीवी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। टीवी नहीं है फिर भी शौक बहुत है। लोग सड़कों पर खड़े हैं, दुकानों में देख रहे हैं। कारण इसका क्या है ढूंढना पड़ेगा, ये बात बोल तो दी गई। इसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, परिणाम क्या आता है? भाई देखो जरा, अगर समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में चिंताजनक गिरावट आई है, मतलब लोग परेशान हैं कि लोग न्यूज़पेपर वाले लोग अब कहाँ रह गए। पहले ज़माने में लोग न्यूज़पेपर देखते थे, सुनते थे, रेडियो जो है वो सुनते थे। अच्छा, एक बड़ा अच्छा फैक्ट रेडियो से मुझे याद आया। पहले ज़माने में, शुरू के टाइम में, अगर आपके घर में रेडियो है, बड़ा अच्छा फैक्ट है, सुनिएगा, आपके घर में अगर रेडियो है तो आपको 25 पैसे का आपको लाइसेंस बनवाना पड़ता था। मतलब आपको घर में रेडियो रखने के लिए 25 पैसे का एक लाइसेंस बनाना पड़ता था। ये 25 पैसे जो हैं वो वहाँ के लोकल डाक घर में जमा होते थे रेडियो रखने के लिए। अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाते तो 35 पैसे का जुर्माना भी होता था। है ना, बड़ी मतलब ज़बरदस्त बात की यार।
25 पैसे का एक लाइसेंस बनवाना पड़ता था कि अगर आप रेडियो रखते हैं तो। सोचो भाई अब जमाना कहाँ जा चुका है। ठीक है भाई, तो नंबर 1 पढ़ लें इसका। नंबर 1 पढ़ते हैं, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड, कि समाचार पत्रों की पाठक संख्या बढ़ाने का तरीका निकाला जाना चाहिए। निकाला जाना चाहिए समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका। ये निकाला जाना चाहिए मतलब इज नॉट अ कंक्लूजन। भाई हमने कहा कि हमारे यहाँ पे हमारी कंपनी का बिजनेस डाउन जा रहा है, तो हमको पता करना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्यों जा रहा है। ये तो मतलब ये हमको ये पता करना चाहिए कि हम कैसे बढ़ाएंगे। क्या हमको तरीका निकालना चाहिए कैसे बढ़ाएंगे। तरीका निकालना इज नॉट अ सल्यूशन। आपको उस पर किस तरीके से ऐसा कुछ करके देना चाहिए जिससे हमारे जो बच्चे हैं या बाकी लोग जो हैं वो टीवी की तरफ आकर्षित कम होकर पढ़ने पे ध्यान दें। अच्छा यहाँ नोटिस करो नीचे, टीवी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए समाचार पत्रों के पाठक वर्ग पर। यह गलत है। दूसरे देशों की बात तो करना सेंसलेस है। और ये जरा सोचो कि मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइज्ड। जरा सोचो कि लोगों की संख्या घट गई है, उसका कारण तो बताया ही गया है, तो फिर क्या तरीका ढूंढोगे भैया। कारण तो बताया गया। अब जरा सोचो, दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, जो भी एक ग्रुप है, पेपर अभी भी छप रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी जो लेवल उस जमाने में था अब नहीं। अब ये एक तरह से मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो उतना नहीं रह गया। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे तक बात पहुंचाने की बात जो है, अब न्यूज़पेपर उतना नहीं रह गया। अब आप देखोगे तो ये लोग भी धीरे धीरे स्विच कर गए हैं अपने आप में डिस्प्ले पर। डिस्प्ले मतलब कैसे, ऑनलाइन एंड्रॉयड ऐप इनके बन चुके हैं कि आप भैया हमारा पेपर पढ़िए, हम आपको वो चीज़ डिस्प्ले पर प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ में आई? पहले एक आपका डीडी नेशनल होता था, डीडी न्यूज़ होता था जहाँ पे न्यूज़ मिलती थी। अब आप देख लो, तो ये जो कहानी शुरू हो रही है ना, अपने आप को क्या वो कहते हैं ना कि वो एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे थी ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये यहाँ पे ध्यान अप्लाई करना होगा। यहाँ पे तरीका नहीं निकाल सकते भैया, तरीका तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि रीजन क्या है। अब उसमें आप ढूंढोगे क्या रीजन, तो तरीका अब नहीं निकालना क्योंकि आपको रीजन पता हो चुका है। तो आंसर इसका क्या लगाओगे भाई, ना तो पहला ना दूसरा। तरीका क्यों निकालना जब आपको ऑलरेडी तरीका पता है कि भाई लोग नियमित दर्शक बन चुके हैं टीवी के घरों में, तो आप फिर से तरीका निकाल रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट, ये पकड़ो, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो जरा इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो बेटा। ठीक है भाई, चलो। जापान में पेट के कैंसर की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं, जबकि आंत कैंसर की घटनाएं बहुत कम है। लेकिन जापानी हवाई प्रवास करते हैं, इसका उल्टा होता है। आंत कैंसर की दर बढ़ जाती है, लेकिन अगली पीढ़ी में पेट के कैंसर की दर कम हो जाती है। यह सब पोषण से संबंधित है। हवाई मतलब एक जगह है, हवाई में जापानियों के आहार जापान के आहार से भिन्न है। जरा सोचना, यहाँ पढ़ो, इन जापान द इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर इज वेरी हाई वाइल दैट ऑफ bowel cancer is very low, but Japanese immigrate to Hawaii. This is reversed. The rate of bowel cancer increase. मतलब क्या हुआ, जब कोई जापान में आता है तो स्टमक कैंसर बहुत हाई फॉर्म में बढ़ जाता है, और जो आंत का कैंसर है, बॉल कैंसर है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, जापानीज जब जैसे इमिग्रेट करते हैं हवाई में जाते हैं, एक जगह है, तो वहां पे ऐसा उल्टा हो जा रहा है। वहां पे हो जा रहा कि जो आपका आंत का कैंसर है, बॉल कैंसर है, वो बढ़ जा रहा है, लेकिन जो स्टमक कैंसर है वो उल्टा कम हो जा रहा है। ठीक है, और इन द नेक्स्ट जनरेशन ऑल दिस इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। द डाइट ऑफ जापानीज इन हवाई आर डिफरेंट द दोज इन जापान। मतलब क्या बोला गया सॉरी, ये पूरा जो खेल है न्यूट्रिशन से ही बिलोंग करता है। यहां पे कह रहे हैं कि ऑल दिस इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। भाई ये सब कुछ न्यूट्रिशन से रिलेट करेगा। द डाइट ऑफ जापानीज, मतलब जो जापानी है ना, जापानीज है, उनकी जो डाइट है वो हवाई में अलग हो जा रही और जापान में जा रहे हैं तो अलग हो जा रहा। तो मुद्दा तो समझ में आ गया। चलो जरा पढ़ते हैं। पहला, हवाई में जैसा आहार जापान में भी प्रचारित किया जाना चाहिए। ये क्या लॉजिक था
कि हवाई में जैसा आहार होता है जापान में भी उसको क्या करना चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए भैया कि हवाई जितना तुम भी क्या करो, जैसा खाना हवाई में खाओगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा, स्टमक कैंसर कम हो रहा तो तुम्हारे यहाँ स्टमक कैंसर कम हो जाएगा। लिटरली इज दिस वे टू कंट्रोल स्टमक कैंसर? कुछ भी, ये तो गलत होगा। कि सेम डाइट एज इन हवाई शुड बी प्रोपेगेटेड इन जापान आल्सो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जापान में ना स्टमक कैंसर ज़्यादा हो रहा है और बॉल कैंसर कम हो रहा है, लेकिन उल्टा हवाई में स्टमक कैंसर कम हो जा रहा। तो स्टमक कैंसर को कम करना है तो एक काम करो, हवाई वाला खाना जापान वालों को खिला दो, ये सब कुछ उससे हो जाएगा। तो ऐसा कोई लॉजिक होता है क्या? और दूसरा, पेट के कैंसर की तुलना में आंत के कैंसर कम गंभीर होता है, ये तो मतलब कंपैरिजन यहाँ पे कर रहा है भाई। कंपैरिजन जैसी कोई बात तो बोली नहीं गई यहाँ पे, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस, बिल्कुल एकदम आउट ऑफ द कह सकते हैं कि ग्राउंड ये बात बोली गई है, इसीलिए दोनों गलत है। तो आंसर बेफिक्र होकर आप लगाओगे, ना तो पहला ना ही दूसरा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। कहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन को ना बहुत अच्छे से समझते हो तभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हो। क्वेश्चन को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जरा समझो, इसको बनाने की कोशिश करो, इसको बनाने की कोशिश करो। चलो, सरकार द्वारा संचालित कंपनी ने, मतलब कोई ऐसी कंपनी थी जिसको गवर्नमेंट चला रही थी, अपने कर्मचारियों से अपनी आय और संपत्ति घोषित करने के लिए कहा था। आय और अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए कहा था, लेकिन कर्मचारी संघ ने इसका कड़ा विरोध किया। कर्मचारी संघ ने इसका कड़ा विरोध किया भैया। और कोई भी कर्मचारी अपनी आय घोषित नहीं करने जा रहा है। लो भाई, बात बड़ी सीरियस हो गई कि गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड इट एम्प्लॉयज टू डिक्लेयर देयर इनकम एंड एसेट, but it has been strongly resisted by employees union and no employee is going to declare this income। भैया ऐसा क्यों बोला गया? कोई ऐसी कंपनी थी जिसमें सरकार ने क्या किया, अनाउंस करा है कि आप हमारे कंपनी में काम करते हैं, हमें आपकी इनकम के बारे में जानना है, आप अपनी इनकम और एसेट जो भी आपके पास है उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। लेकिन भैया लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया, ना 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 ना, नहीं देंगे, नहीं बताएंगे, कुछ भी हो जाए नहीं बताएंगे, ऐसा हम नहीं करेंगे। आप जरा आगे पढ़ते हैं। पहला, लगता है कि इस कंपनी के कर्मचारियों के वेतन के अलावा कोई अतिरिक्त अघोषित आय नहीं है। अगर नहीं होती तो मना करते क्या? नहीं होती तो मना करते क्या? हो सकता है कोई ऐसी आय है जिसका कोई घोषणा किया ही नहीं गया, अघोषित आय, तभी तो शायद वो मना कर रहे हैं भाई। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो भाई साहब बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो, गलत है। दूसरा, कर्मचारी संघ चाहता है कि अभी सभी वरिष्ठ अधिकारी पहले अपनी आय घोषित करें। ऐसा भी कहीं कुछ बोला गया है क्या ऊपर में कि जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो चाह रहे हैं, द एम्प्लॉय यूनियन वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर्स डिक्लेयर? भैया ऐसा कहां कुछ इसमें बोला गया? इसमें तो सिंपल बोला गया कि सारे के सारे कर्मचारियों से, द गवर्नमेंट रन कंपनी हैड आस्क्ड इट एम्प्लॉइज बोला गया है, कोई ऐसे सीनियरिटी जैसी बात नहीं की गई है। समझ में आए बच्चा लोग? तो ये हमारी कहानी बन जाएगी। ठीक है, चलो परफेक्टली। आंसर क्या लगाओगे? ना तो पहला ना दूसरा, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, समझो क्वेश्चन को, बनाने की कोशिश करो, बनाओ जरा, इसको बनाओ। बॉम्बे और जाफरा के बीच सड़क मार्ग से 900 किलोमीटर की दूरी समुद्र के द्वारा 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इससे रुपए की बचत होगी और ईंधन पर प्रतिवर्ष 7.92 करोड़ रुपए जो हैं वो क्या होंगे बेटा? बचेंगे। ईंधन पर प्रतिवर्ष कितने बचेंगे? 7.92। सोचो जरा, डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड between Bombay and Jafra will be reduced to 280 km by sea. This will lead to a saving of rupees 7.92 crores per annum on fuel. समझ में आ गया? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से समझना या सुनना भैया। हुआ यूं कि कोई जगह है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे देखो, मान लो ये रहा बॉम्बे, ठीक है, ये रहा हमारा बॉम्बे, ये स्पॉट ले लेते हैं। कौन सा बेटा था ये वाला स्पॉट? हमारा दूसरा नाम क्या था? जाफरा था। ठीक है, जाफरा, बॉम्बे और जाफरा। ठीक है, ये जो मार्ग है ना 900 किलोमीटर का मार्ग है।
ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। 900 किलोमीटर की डिस्टेंस है और वो कैसे है, लाइक ऐसा कुछ है, देखो ध्यान से, ये ऐसे है, ऐसे घूम के ये जाफरा, ये बाई रोड की बात कर रहा हूँ बेटा, ये बाई रोड की बात कर रहे हैं, बाई रोड की बात कर रहे हैं कि अगर हम रोड से जाते हैं ना मुंबई से जाफरा, एग्जाम्पल समझना, मैं समझना बात को, तो ये डिस्टेंस कितनी पड़ रही बेटा, 900 किलोमीटर की, 900 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ रही। जरा सोचिएगा कि डिस्टेंस ऑफ 900 किलोमीटर बाय रोड बिटवीन बॉम्बे एंड जाफरा विल बी रिड्यूस टू 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर बाय सी। मतलब सोचो, ये नीचे समुद्र है पूरा, ये पूरा समुद्र है, ये पूरा जो है बेटा ये समुद्र है, ये समुद्र है। अब जरा सोचो कि अगर हम इसी दूरी को समुद्र से कवर करें, बाई सी जाए, तो ये डिस्टेंस देखो इतना हो जा रही, तो 900 किलोमीटर की डिस्टेंस कितना कम हो जा रही है, 280 किलोमीटर कम हो जा रही है। सोचो ज़रा, 280 किलोमीटर कम हो जा रही है, मतलब लगभग अगर मैं कहूँ 580 होगा क्या, 520, 80 हो जाएगा कितना, 600, 700, 800, नहीं 620 होगा क्या शायद, देखो 620, 80, 700, 800, 900, यानी कि जो डिस्टेंस 900 था वो हो जाएगा 620 किलोमीटर। अब भाई अगर 280 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो पेट्रोल की खपत बचत तो होगी ना। और उसने क्या बताया कि भैया ऐसा करने से हर साल कितना फ्यूल बच जाएगा, 7.92 करोड़ का, 7.5 लगभग 8 करोड़ का जो है फ्यूल वो बचा सकते हैं। नंबर 1 पढ़ो जरा, पहला पढ़ो जरा, इससे बचा सकते हैं। मतलब कुल मिला जुला के कहानी ये है कि अगर ये डिस्टेंस को हम ऐसे कवर करें सीधे तो हम इतना बचा लेंगे पर साल का, ऐसा बताया गया। ट्रांसपोर्टेशन बाय सी इज चीपर दैन दैट बाय रोड, कि भैया ट्रांसपोर्टेशन जो है ना समुद्र के, ट्रांसपोर्टेशन बाय सी, समुद्र में अगर हम कह सकते हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन करते हैं समुद्र से अगर हम जाते हैं तो बाय रोड वो सस्ता पड़ेगा। ज़रा सोचो, बाय रोड वहाँ पे सस्ता पड़ेगा, तो यहाँ पर सस्ता और महंगा जैसा कुछ बात की ही नहीं गई है। यहाँ पे तो कह रहे हैं कि भैया डिस्टेंस कम होगी तो फ्यूल बच जाएगा, चीपर है, कॉस्टली है, इसकी कोई बात नहीं की गई, गलत कर दो सीधे। दूसरा, फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। हाँ भाई, कि अगर ऐसा करेंगे तो तेल तो बहुत सारा बचेगा ना, और तेल बचेगा तभी तो इतनी कमाई होगी, तो हाँ फ्यूल मस्ट बी सेव्ड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। तो आंसर क्या लगाएंगे इसका, ओनली बी, केवल दूसरा सही था। क्लियर हो गया बेटा? ऐसे करेंगे तो आप ना बहुत आगे तक जाओगे भाई, बहुत आगे तक जाओगे, चीजें जो है ना आपकी बड़ी अच्छे से बनती जाएंगी। लो नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो जल्दी से, नेक्स्ट 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 ट्राई करो। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ो कि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो यहां पर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बना पाए। ठीक है, चलो आपने पढ़ा होगा और बनाने की कोशिश करी होगी। प्रबंधन ने मैनेजमेंट ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया। सचिन तेंदुलकर नहीं बेटा, सचिन कोई आदमी। द मैनेजर ह्यूमिलिएटेड सचिन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कलीग्स। अपमानित कर दिया यार। अच्छा ठीक है। नंबर 1, द मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन। मैनेजर जो है वो सचिन को पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है भाई। दूसरा द सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स। सचिन वॉज नॉट पॉपुलर विथ हिज कलीग्स। क्या कहती है जनता यहां पे, क्या कहती है जनता यहां पे कि पॉपुलर नहीं था कलीग्स में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैनेजर को सचिन पसंद नहीं था तो जॉब में देता क्या? अगर उसको वो पसंद नहीं था तो जॉब देता है। भाई यहां पर पसंद नापसंद डिसाइड थोड़ी करती है कि तुम जॉब करोगे नहीं करोगे। भाई तुम्हारे अंदर की जो क्वालिटी है बेटा, वो क्वालिटी डिसाइड करती है कि तुम जॉब के लिए कैपेबल हो कि नहीं हो। अगर तुम जॉब के लिए कैपेबल नहीं हो तो तुम कितने भी अच्छे दिखे, तुम्हारे मैनेजर के साथ कितने भी रिश्ते मधुर हों, तुमको हटा दिया जाएगा। क्योंकि भाई तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे सैलरी देगा ना मैनेजर, तो कंपनी ग्रो करेगी तभी तो देगा। तो यहाँ पर ये कोई लॉजिक नहीं है कि भैया मैनेजर को सचिन पसंद नहीं था इसलिए क्या किया उसने ह्यूमिलेट कर दिया, ये कोई लॉजिक नहीं।
कुछ तो गलत किया होगा सचिन भैया ने, कुछ तो गलत, ऐसा मतलब कुछ ऐसा जो टारगेट अचीव ना कर पाया हो या उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम ना कर पाया। और दूसरा कि सचिन अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं था। सचिन की पॉपुलैरिटी का मैनेजर के उससे बेनिफिट क्या था भैया? मैनेजर को तो काम, भाई कंपनी का मैनेजर जो होगा वो एंड ऑफ द डे क्या कहेगा कि हमको भैया कंपनी को ग्रो करना है, और अगर हमको कंपनी को ग्रो करना है तो डेफिनेटली आई वांट दैट काइंड ऑफ एम्प्लॉइज हु डेफिनेटली सर्व फॉर कंपनी, डेडिकेटेड टू द कंपनी कह सकते हैं। ऐसा कुछ बंदा चाहिए जो कंपनी के टारगेट्स को ऐसे सॉल्व करे, तो कंपनी ग्रो करेगी। तो भैया कैसा भी हो, यहाँ पे पॉपुलैरिटी हो ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो आंसर क्या लगाओगे? ना तो पहला ना दूसरा। समझ में आई बात? किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से चीज़ों को करते हैं। चलिए नेक्स्ट, जब आपके सामने क्वेश्चन आए ना, कभी भी एक बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे करवाते हैं, कैसे करना होता है, थोड़ा ध्यान रखना। एकमात्र ऐसा लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जिसमें सिर्फ आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको कंक्लूड करना सीखो। फाइनल रिजल्ट देखो कि भाई ऐसा क्या था कि ये चीज़ें हो गई, जो फाइनल रिजल्ट मिल गया वही आपका आंसर है। बस ध्यान रखना स्टेटमेंट से वो लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है? लिंक्ड मतलब जुड़ा होना चाहिए। लिंक्ड अप है, कहानी बन जाएगी। जरा एक बात बताओ, को मजा आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा आपने? तो अगर आपने समझा तो सेशन को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो। और ये सारी चीज़ें ना आपको बिल्कुल हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे फ्री मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, यूट्यूब पे जाके सेशंस को देखना है। अगर आपको वहाँ भी दिक्कत हो तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ। वेबसाइट पे आने के लिए आपको magnetbrains.com गूगल पे जाके लिखना है भैया। गूगल पे जाके लिखो magnetbrains.com। जैसे ही आपने लिखा तो आराम से आपके सामने एक लिंक आएगा, क्लिक कर दो, जल्दी से क्लिक करो। क्लिक करा, जैसे ही तुमने क्लिक करा तुम्हारे सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। इसमें आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में नीचे जाना है एकदम। जैसे आप नीचे जाओगे, नीचे आपको मिल जाएगा एसएससी क्लिक करोगे, सारे एग्जाम आएंगे। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम पे क्लिक करो, वीडियोस आपके सामने आएंगे। एसएससी के सारे टॉपिक देखो आपको मिल जाएंगे। वॉच नाउ पे जाओ और आराम से सारे सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आप उनको ओपन करो, देखना शुरू कर दो। समझ में आई बात? आपको ये सब करके अपनी कहानी सिलेक्शन की और आगे ले जाने भाई। तो अगर मजा आया हो सेशन को लाइक शेयर कर दो, सब कुछ फ्री है भाई। लोगों को बताओ, चैनल को सब्सक्राइब कराओ, इस बार एग्जाम क्लियर करो, ठीक है? तो मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन को, जल्दी ज्वाइन कर लो, लोगों को बताओ। अगली क्लास एक और अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।